पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की ने डिफेंस डील की है, लेकिन इस डील के क्या कुछ मायने हैं और मिडल ईस्ट में तनाव के बीच इसे भारत किस तरीके से देखता है, इस पर आइए जानते हैं मिडल ईस्ट के जानकार सैयदुर्रहमान हाशमी से। 7 अगस्त 2026 को मक्का मुकरमा में जुमे की नमाज के बाद सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने जिस मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं, वो सिर्फ 3 देशों के बीच एक रक्षा समझौता नहीं है। इसके पीछे पश्चिम एशिया की तेजी से बदलती राजनीति दर्शाती है। ईरान अमेरिका जो टकराव है और साथ में इसराइल की सैन्य कार्रवाइयां और सबसे बढ़कर अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर खाड़ी देशों के बढ़ते सवाल इस एग्रीमेंट के पीछे छुपे हुए हैं। समझौते की सबसे महत्वपूर्ण खास बात यह है कि तीनों देशों ने यह कहा है कि किसी भी एक देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। पहली नजर में यह तस्वीर काफी बड़ी दिखाई देती है। एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े तेल और वित्तीय ताकत वाले देशों में शामिल सऊदी अरब है, दूसरी तरफ नाटो का सदस्य और तेजी से अपनी डिफेंस तकनीक को डेवलप कर रहा तुर्की है, और तीसरी तरफ एटॉमिक पावर रखने वाला आर्म्स रखने वाला देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता और बड़ी सेना, तुर्की की ड्रोन और डिफेंस इंडस्ट्री की जो बढ़ती उसकी ताकत है, और सऊदी अरब की इकोनॉमिकल पावर, इन तीनों को एक साथ रखिए तो यकीनी तौर पर ये एक रीजनल पावर बैलेंस को प्रभावित करने वाला समीकरण बन रहा है। लेकिन इसे अभी इस्लामिक नाटो कहना, जैसा कि कुछ अखबार मीडिया में, डिजिटल मीडिया में जिक्र आ रहा है, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। तुर्की के जो विदेश मंत्री हैं हाकान फिदान ने ये साफ कर दिया है कि समझौता किसी खास देश के खिलाफ नहीं है। उन्हें यह भी कहा है कि इसका सामूहिक रक्षा वाला हिस्सा तकनीकी रूप से नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है, लेकिन हमला होने के हालत में किस तरह से मदद किया जाएगा वो अपने आप तय नहीं हो जाएगा। तीनों देश उस समय के हालात के हिसाब से फैसला लेंगे। समझौते में रक्षा और विदेश मंत्रियों की रेगुलर बैठक और सऊदी अरब में एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट बनाने की बात कही गई है। दूसरे देशों के लिए दरवाजा खुले रखने की भी बात की है। खास तौर पर मिस्र का नाम उभर कर सामने आता है। यानी असली ताकत अभी कागज पर लिखे जो शब्द हैं, जो अल्फाज हैं, उसमें नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में बनने वाली सैन्य व्यवस्था क्या होगी उसमें देखना होगा। सऊदी अरब को आखिर सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इस सवाल का जवाब पिछले कुछ महीनों के घटनाओं में मिलता है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद ईरान ने खाड़ी के कुछ ठिकानों और अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को निशाना बनाया। सऊदी अरब खुद भी ईरान समर्थित जो ताकतें हैं, खास करके इराकी मिलिशिया है और हौती हैं समूह जो है, उसने हमला किया था सऊदी अरब पर भी। यहीं से सऊदी सोच को समझना आसान हो जाता है। रियाद शायद अब सिर्फ एक सुरक्षा छतरी के नीचे रहना नहीं चाहता। अमेरिका के साथ उसके रिश्ते आज भी बेहद महत्वपूर्ण हैं और उन्हें खत्म करने का सवाल ही नहीं है। लेकिन सऊदी लीडरशिप ने शायद यह सबक सीख लिया है कि मुसीबत के समय केवल अमेरिका पर डिपेंड रहना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए वो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम अपने लिए वो चाहता है। अमेरिका के साथ रिश्ते भी रहें, तुर्की से सैन्य और तकनीकी मदद भी हो, पाकिस्तान से मिलिट्री मदद भी मिले, और साथ ही ईरान के साथ बातचीत का रास्ता भी बनना हो। यही वजह है कि समझौते को अमेरिका विरोधी गठबंधन कहना भी सही नहीं होगा। एक सवाल और भी है, पाकिस्तान को इससे क्या मिला। इस समझौते से पाकिस्तान को आर्थिक और सामरिक दोनों फायदे मिल सकते हैं। पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी अरब का सैन्य साझेदार रहा है। 2025 में दोनों देशों ने अलग से एक बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट भी किया था। उस समझौते के बाद भी दोनों देशों का सैन्य सहयोग लगातार बढ़ा। ईरान युद्ध के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब में करीब 8 राजसैनिकों के अलावा J-17 लड़ाकू विमानों, ड्रोन और HQ-9 डिफेंस सिस्टम की तैनाती की थी। इससे पता चलता है यह रिश्ता सिर्फ कागजी नहीं है। पाकिस्तान के लिए इसका दूसरा फायदा रक्षा उद्योग और खाड़ी के बाजार हैं। सऊदी पैसा और पाकिस्तानी सैन्य अनुभव मिलकर
आने वाले समय में संयुक्त रक्षा उत्पादन, प्रशिक्षण और हथियारों के सौदे को बढ़ा सकते हैं। तुर्की के साथ पाकिस्तान पहले से ही नौसैनिक जहाजों और दूसरे रक्षा प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है। इसमें तुर्की की जो भूमिका है वो सबसे दिलचस्प है। तुर्की पहले से नाटो का सदस्य है, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसने अपनी एक इंडिपेंडेंट डिफेंस पावर को बढ़ाने में बहुत जोर दिया है। ड्रोन, मिसाइल, नौसैनिक जहाज और लड़ाकू विमान जैसे क्षेत्रों में उसकी महत्वाकांक्षा तेजी से बढ़ी है। कान 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की परियोजना उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हालांकि यह अभी विकास और परीक्षण के दौर में है। इसलिए तुर्की के लिए यह समझौता सिर्फ सऊदी अरब की सुरक्षा का मामला नहीं है। उसके जरिए अंकारा पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था में अपनी भूमिका और मजबूत करना चाहता है। आज अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि भारत पे इसका क्या असर होगा। भारत के लिए यह समझौता निश्चित रूप से नजरअंदाज करने लायक नहीं है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान संबंधों में आई कड़वाहट और तुर्की के पाकिस्तान के साथ बढ़ते सैन्य संबंधों को देखते हुए भारत की चिंता सबसे ज्यादा इस बात से होगी कि अगर भविष्य में आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बड़ा सैन्य टकराव होता है तो तुर्की की इसमें क्या भूमिका होगी। क्या वो सिर्फ राजनीतिक समर्थन देगा, हथियार और ड्रोन देगा, या हकीकत में सैन्य सहायता तक जाएगा। लेकिन यहाँ एक खास बात समझनी होगी, समझौते में एक पर हमला सब पर हमला लिखा होना यह नहीं कहता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के हालत में सऊदी अरब और तुर्की अपने आप भारत के खिलाफ युद्ध में उतर जाएंगे। फिदान ने खुद कहा है कि मदद की शक्ल क्या होगी वो हालात के हिसाब से तय होगा। सऊदी अरब के लिए भारत कोई मामूली देश नहीं है। भारत सऊदी तेल का एक बड़ा खरीदार है। दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार और बड़े निवेश हैं और लाखों भारतीय खाड़ी क्षेत्र में काम करते हैं, करीब 90 लाख के करीब। इसलिए रियाद के लिए पाकिस्तान के साथ दोस्ती और भारत के साथ रणनीतिक रिश्ते दोनों को साथ में लेकर चलना ज्यादा फायदेमंद है। भारत की शुरुआती प्रतिक्रिया भी इसी सावधानी वाली नीति को दिखाती है। 2025 के पाकिस्तानी सऊदी समझौते पर विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत इसके राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर असर का अध्ययन करेगा। इजराइल और ईरान इसे कैसे देख रहे हैं, इसे थोड़े समझने की देखते हैं। इसे मतलब समझने की बात है। इजराइल में इस समझौते को खास तौर से पश्चिम एशिया में एक नए सुरक्षा समीकरण की तौर पर देखा जा रहा है। इजरायली डिफेंस एक्सपर्ट जो हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये व्यवस्था भविष्य में ईरान और इजराइल दोनों के खिलाफ क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है, असर डाल सकती है। भारतीय विश्लेषण जो है वो भी इसे ईरान, इजराइल और खाड़ी की बदलती सुरक्षा राजनीति से जोड़ रहे हैं। ईरान के लिए थोड़ी तस्वीर अलग है। ईरान के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि उसके सामने अब एक ऐसा समूह खड़ा हो सकता है जिसमें सऊदी अरब की आर्थिक ताकत, तुर्की और सैन्य तकनीक और पाकिस्तान की परमाणु तथा मिसाइल क्षमता मौजूद है। हालांकि तुर्की ने साफ कर दिया कि समझौता ईरान के खिलाफ नहीं है। इसलिए फिलहाल इसे ईरान के खिलाफ औपचारिक सैन्य गठबंधन कहना सही नहीं होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि समझौता क्या रियल में काम करेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। किसी भी रक्षा समझौता उसकी असली परीक्षा तब होती है जब किसी मेंबर पे हकीकत पे हमला हो। 2025 के सऊदी पाकिस्तान समझौते के बाद सबसे बड़ी परीक्षा 2026 के ईरान संघर्ष में हुई। पाकिस्तान ने इस बार सैनिक, विमान, ड्रोन और एयर डिफेंस सऊदी अरब भेजे। इसलिए यह कहना गलत हुआ कि समझौता बिल्कुल बेअसर रहा। दूसरी तरफ सऊदी अरब पर हूती और या ईरानी मिसाइल हमला होते ही पाकिस्तान और तुर्की ईरान के खिलाफ पूरी तरह से वार शुरू कर देंगे आने वाले समय में, ये एक अलग बात है। ऐसा कदम पूरे इलाके में को एक बड़े युद्ध में धकेल सकता है। यही वजह है कि असली व्यवस्था शायद एक पर हमला यानी तीनों पर हमला से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जटिल होगी। आखिरकार मक्का समझौते की सबसे बड़ी जो ताकत है उसकी सैन्य शक्ति से ज्यादा उसका पॉलिटिकल मैसेज है, राजनीतिक संदेश है। सऊदी अरब कह रहा है उसकी सुरक्षा सिर्फ अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है। तुर्की कह रहा है वो पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट की सुरक्षा व्यवस्था में अपनी जगह चाहता है। पाकिस्तान कह रहा है कि उसकी सेना और परमाणु ताकत अब सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है। और भारत के लिए एक साफ संदेश है कि पश्चिम एशिया की राजनीति
अब केवल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का खेल नहीं रही, इसमें सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ी भी अपनी शर्तों पर जगह बना रहे हैं। इसलिए इसमें भारत को ज्यादा परेशान या घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि बहुत सावधानी से अपनी कूटनीति चाल चलने की है। सऊदी अरब से रिश्ते मजबूत रखने होंगे, तुर्की के साथ आर्थिक और कूटनीतिक संपर्क खुले रखने होंगे और पाकिस्तान के साथ किसी भी संभावित टकराव के लिए अपनी सैन्य तैयारी मजबूत रखनी होगी। मक्का का यह समझौता अभी नया नाटो नहीं है, लेकिन अगर इसके बाद संयुक्त सैन्य अभ्यास, खुफिया साझेदारी, एयर डिफेंस नेटवर्क, रक्षा उत्पादन और दूसरे मुस्लिम देशों की भागीदारी बढ़ती है, तो आने वाले वर्षों में या पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया दोनों के शक्ति संतुलन को बदलने वाला एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मंच जरूर बन सकता है। ये हालात हैं और इस पूरे मामले में जो सबसे दिलचस्प बात यह लगती है कि सऊदी अरब अमेरिका से रिश्ता तोड़ नहीं रहा है, बल्कि इसके साथ वो एक दूसरी डिफेंस लेयर तैयार कर रहा है। यही इस समझौते की असली रणनीतिक कहानी है। धन्यवाद।